हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोगों का विषय है हिंदी। हिंदी के एक महत्वपूर्ण विषय हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला हेडिंग है उपसर्ग। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला हेडिंग क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। अगर हम प्रीफिक्स को दो भागों में तोड़ते हैं, किसमें? प्री और फिक्स में। प्री और फिक्स में। तो प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है लगना या जुड़ना। तो हम कह सकते हैं किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के पहले लगने वाले उप शब्दांशों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण नोट्स में हम समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट्स है, नंबर 1, उपसर्ग कोई पूर्ण शब्द नहीं होता। उपसर्ग जो है कोई पूर्ण शब्द नहीं होता, बल्कि शब्द का एक भाग होता है। उपसर्ग नंबर 2, उपसर्ग सदैव अव्यय का कार्य करता है। नंबर 3, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है अनाथ। अनाथ को अगर हम तोड़ते हैं दो भागों में, वो टूट जाएगा छोटा आ और नाथ। यहाँ पर इस उदाहरण में नाथ एक पूर्ण शब्द है, जबकि छोटा आ शब्दांश है। इसी शब्दांश को हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। दूसरे उदाहरण में समझते हैं। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है उपदेश। अगर उपदेश को हम लोग तोड़ते हैं तो यह दो भागों में टूटेगा, उप और देश। यहाँ पर देश जो है वह पूर्ण शब्द है, जबकि उप जो है एक शब्दांश है, और यही शब्दांश हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यय हमारा अगला टॉपिक है। प्रत्यय। प्रत्यय को अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स, और इसके महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके पहला महत्वपूर्ण नोट्स है, प्रत्यय सदैव शब्दों के बाद यानी पीछे लगते हैं। दूसरा दिया हुआ है, प्रत्यय अव्यय की भांति कार्य करता है। तीसरा दिया हुआ है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जबकि शब्दांशों के साथ मिलकर सार्थक अर्थपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका उदाहरण से समझते हैं इसे। इसका उदाहरण है पहला, लड़प्पन। लड़प्पन को अगर हम तोड़ते हैं तो दो भागों में टूट जाएगा, लड़का और पन। लड़का यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, और लड़प्पन भी एक भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। बट यहाँ पे पन जो लगा हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है बुढ़ापा। बुढ़ापा में कौन सा बुढ़ापा को दो भागों में तोड़ेंगे तो टूट जाएगा बूढ़ा और प। बूढ़ा और प में टूट जाएगा। यहाँ पे बूढ़ा जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, और पा यहाँ पे क्या लगा है? प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यय के कुछ भाग भी होते हैं। पहला प्रकार है प्रत्यय का। प्रत्यय के दो भाग होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या कहता है? जो क्रिया में लग कर बनते हैं, जो क्रिया में लग के बनते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे रुलाई। रुलाई रोने का भाव पैदा हो रहा है, बट आगे बढ़ने पे क्या मिलता है हमको? रोना एक मूल शब्द है। रोना एक मूल शब्द है, जबकि रोना एक क्रिया भी है। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या कहता है? जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्दों में लगकर बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लुहार। लुहार से क्या आपका भाव है कि लोहा का कार्य करने वाले व्यक्ति को लुहार कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोहा एक संज्ञा है और संज्ञा है, यहाँ पे लोहा संज्ञा है, तो संज्ञा ये किस में बन रहा है? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को पसंद आया हो तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।